अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रमज़ान का आज आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान भर में, और इसके साथ साथ रमज़ान के साथ जो हमारे मुल्क के अंदर आते हैं, यानी कि महंगाई जो एकदम से बढ़ती है, लोगों की दस्तरस से लोग चीज़ें बाहर हो जाती हैं। और आज हमने देखा भी कि वज़ीर आला पंजाब ने तो ये कहा है कि वो एक क्रैकडाउन होगा गिरा फरोशों के हवाले से, और इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यानी गुज़िश्ता रोज़ जो है वो रमज़ान पैकेजेस की अनाउंसमेंट की थी। बहरहाल ये बड़ा अजीब लगता है कि दिस हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ रमज़ान। दूसरी तरफ गैस के मसाइल इस मुल्क की अपनी जगह हैं कि जिसमें SNGPL और SSGC ने हमने देखा कि औकात कार की अनाउंसमेंट पिछले साल की तरह कर दी, जिसमें सहर और इफ्तार के वक्त तो गैस होगी, लेकिन सुबह से लेकर दोपहर तक गैस नहीं होगी, जिससे बहुत सारे लोगों को मसाइल भी हो रहे हैं। अब आते हैं सियासी मामलात की तरफ, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो है काबीना में एक्सटेंशन। इन तमाम मामलात पर और अपोजिशन के साथ जो इंतज़ामिया ने रवैया रवा रखा है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं नानादीन खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, साबिक वफाकी वज़ीर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, पहले रमज़ान से ज़रा बात का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप पावर मिनिस्ट्री भी देख चुके हैं। ये गैस का ज़रा बताइएगा, लोगों को हर किसी का ये सवाल होता है कि आखिर क्या इसी तरह से हम चलते रहेंगे तमाम तामीर और तरक्की के यौम मनाने के बावजूद कि सुबह गैस होगी और रात गैस होगी बस? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम नाज़रीन को और उनके ख़ानदान को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अमन से और खुशहाली से और रूहानियत लेकर आए हम सब के लिए, जिसका ये मकसद है। जो इशू गैस का है, गैस एक बहुत ही संजीदा मामला हो चुका, क्योंकि पाकिस्तान में हमने जो बचपन से बात सुनी थी वो अब गलत साबित हो चुकी है। अब पाकिस्तान की अपनी गैस नाकाफी है पाकिस्तान की जो इस वक्त तलब है उसके लिए, तो लिहाजा मुस्तकिल अब पिछले तकरीबन हमें 8 साल होने लगे हैं, हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वो 2 टर्मिनल्स लगाए थे, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में गैस जितनी भी है उसकी बड़ी तादाद जो है वो इंपोर्ट होती है। तो ये बात जिन काबीना के अरकान को और वजारत इत्तलात को खुलकर बताने की जरूरत है कि ये क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जब भी एक गैर मामूली डिमांड उठती है, जिस तरह रमजान में उठती है, कि हम सब ने एक ही वो 2 घंटे के अंदर पूरे मुल्क ने बेक वक्त जो है वो अपने चूल्हे ऑन करने हैं, तो उसके लिए फिर उनके लिए जो इश्यूज हैं वो खुलकर सबको बताने चाहिए कि ये क्या वजह है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं, बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, जिनको जबरदस्ती आप पूरे दिन गैस के बगैर रखते हैं, दे मे हैव सम नीड्स। तो ये बड़ा मसला है। बहरहाल इस पर ज़रूर देखना चाहिए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि वो किस तरह से इसको अब सही कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि किस्तों में ही बस आपको मिलेगा सब कुछ। ये कैसा मुल्क बनता जा रहा है ना वैसे खुर्रम साहब, के बस हम हर चीज़ पर इत्तफाक किए हुए हैं कि बस 2 दफ़े आ सकता है, इसके बाद थ्रू आउट 24 आवर्स वाली नहीं। देखिए, हमें जो है अब हुकूमत जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की है, लेकिन जो भी हुकूमत है चारों सूबों में भी सूबाई हुकूमतें हैं जिनका हाकमियत में उतना ही अहम किरदार है। अब पाकिस्तान के अवाम को खुलकर ये इशूज बताने होंगे और इनकी जिम्मेदारियों का तयन करना होगा। अगर ये काम पहले नहीं हुआ वो उसकी अलग वजूहात है, लेकिन अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कौम को पूरी तरह एतमाद में लेना होगा। ये मैं आपको खुलकर कह सकता हूँ कि जो करंट एस्टिमेट्स हैं उसमें कि अगले 10 साल में पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक गैस है, अनलेस हम नए ज़खायर दरियाफ्त करें, पाकिस्तान की डोमेस्टिक गैस जो है उसकी मिकदार ना होने के बराबर रह जाए, कि हम पूरी तरह 10 साल के बाद डिपेंडेंट होंगे इंपोर्टेड गैस के ऊपर। तो लिहाजा हमें इसीलिए जो है वो ये सारे इश्यूज जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हैं, जिनमें ऑफ कोर्स कुछ गैर मकबूल फैसले भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये सब अब खुलकर करने हैं और कौम को इत्तेमाद में लेकर आगे बढ़ना है, जो जमहूरियत का एक बड़ा खासा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। वैसे ये कहा जा रहा है कि अब जो कल आने वाली है उसमें IMF के वफ्द जो है उसकी भी एक्सपेक्टेशन है, ताकि आके वो सारे मुज़ाकरात हों और तकनीकी टीम भी होगी उनकी, और कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर ये बताया जाएगा कि आया सैलरीड क्लास के ऊपर से ये बोझ उठाया जाएगा या नहीं उठाया जाएगा, उनके साथ मिलकर बजट बनाया जाएगा। लेकिन इससे कबल ये मुझे बताएं कि IMF का वफ्द तो आ रहा है, क्या वो भी ऑब्जेक्ट करेगा जिस तरह से लोग तनकीद कर रहे हैं
कि क्यों शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना को इतनी तौसी दे दी, जितने पहले मेंबर थे उतने ही और बढ़ा दिए गए हैं? जी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा और ये एक सियासी फैसला है। शहबाज शरीफ की काबीना के वज़रा की तकरीबन गालिब अक्सरियत जो है किसी किस्म की मराद नहीं ले रहे सरकार से, तो लिहाजा वो तो अगर उन मजीद जो आने वाले हैं वो भी वही तरीका इख्तियार करते हैं तो बोझ नहीं होगा। दूसरा ये है कि चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया है इन ऐवानों में बैठने का, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर वज़रा अपना काम आधा भी करें तो ये कोई बोझ नहीं है, क्योंकि जब तक महकमे मौजूद हैं उनकी जमहूरी निगरानी जरूरी है। अगर हुकूमत अपने महकमे कम करना शुरू कर दे, जिसकी बड़ी जरूरत भी है, तो अगर महकमे कम होंगे तो वजीर खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर महकमे मौजूद हैं तो फिर उनकी निगरानी होनी चाहिए। खाली महकमे छोड़ने से पाकिस्तान की आवाम का कोई फायदा नहीं होगा। और जाहिर है कि ये निगरानी मेरिट के ऊपर की जाती है। खुर्रम दस्तगीर साहब, ऐसे लोगों को चूज किया जाता है, उनको वजीर बनाया जाता है जो इस काम को अच्छी तरह से सरअंजाम दे सके। मैं ये हैरान हूं कि परवेज खटक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं, इत्तेहादी जमात से नहीं, उनको काबीना में शामिल करना मतलब सडनली ये समझ से बाहर है। आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ का अपना फैसला है, वजीर आजम साहब का? जी नहीं, उनका फैसला है और तमाम काबीना जो है वो काबीना बनाने का अमल जो है वो सिर्फ मेरिट बेस्ड नहीं है, उसमें दूसरी बहुत सारी सियासी जो हैं वो इश्यूज उठते हैं। जिस तरह अब एक साल पूरा जो है, अगर आप गौर करेंगे आपके नाजरीन, तो एक साल पूरा जो है बहुत कलीदी वजारतें खाली रहीं, एक वजीर को दो दो चार्ज दिया गया था, एक सियासी जरूरत की वजह से कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस काबीना का हिस्सा बने और अपनी जिम्मेदारी संभाले। अब गालिबन ये नजर आया है कि उन्होंने इस पे मामले में कम से कम फॉर द टाइम बीइंग जो है वो माजरत कर ली है, तो लिहाजा वो वज़रा जो हैं जो वजारतें खाली पड़ी थी अब उनमें नए वजीर लगा दिए गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सियासी इश्यूज उठते हैं जिसकी बिना पे सियासी फैसले किए जाते हैं। ये तो वज़ीर आज़म या उनके कुछ तर्जुमान बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने जो नया इंतखाब किया है वो किस बुनियाद पर। हाँ, और वो भी परवेज खटक साहब का, चले वो तो इत्तेहादी जमात का हिस्सा भी नहीं थे, और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग, जिसमें से आप भी ऐवानों में बहुत बैठ चुके हैं, आपका वजारतों से बहुत ताल्लुक रहा है, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं और इसी तरह दीगर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हैं, लेकिन क्या वजह बनी? हो सकता है, मैं तो वेट कर रही हूँ खुर्रम दस्तगीर साहब कि जिस तरह से ये एंट्री हुई है काबीना में, कहीं वजारत दिफा ना मांग लें, अभी तक पोर्टफोलियोज तो डिस्ट्रीब्यूट हुए भी नहीं। नहीं तो अगर वो वज़ीर आज़म समझेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब की किसी बेहतर जगह पे वो अपनी खिदमात अंजाम दे सकते हैं, देखिए इस काबीना का जो मुकम्मल जिम्मेदारी है वो वज़ीर आज़म की है कि उन्होंने उन अशखास का और खवातीन का इंतखाब करना है जिनके जरिए उन्होंने हुकूमत चला दी। तो लिहाजा उसकी जितनी जो भी जिम्मेदारी, उसकी जो मेरिट है या डी मेरिट्स हैं, उसका बराह रास्त वज़ीर आज़म की चॉइस से ताल्लुक है। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि इस दफा ऐसे लोग भी आए हैं जो पहले कभी वजीर नहीं रहे, वो नए उनको नया तजर्बा होगा। और दूसरा ये कि उसमें वुसअत बढ़ने से मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो थे जो पहले भी वजीर नहीं थे, तो मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट में, उसमें हुकूमत का जो तजर्बा है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त नहीं बैठने को तैयार थी, लेकिन एक और जिनके हवाले से मुलाकातें भी रहती हैं, 26वीं आईनी तरमीम में भी आपका हिस्सा रहे, यानी हुकूमत के लिए एक तरह से मदद भी करते रहे, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आप समझते हैं उनको शामिल करना चाहिए था? पिछले पीडीएम की हुकूमत में तो थे मौलाना साहब। जी, मेरी चूंकि मौलाना से और बल्कि मेरे वालिद की तो एक खास ताल्लुक है बहुत पुराना, और मेरी न्याजबंदी है, और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों से उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी जो क़यादत है उनसे बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तो हम सब की तो ख्वाहिश ये है कि अगर पहले नहीं तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने किसी नुमाइंदे के जरिए एक दफा फिर दावत दें मौलाना को कि वो वजारत संभालें, और क्योंकि उनकी जो एक कुदरती एफिनिटी है वो हुकूमत में जो सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनके साथ बनती है। उन्होंने 2024 के इंतखाबात के नताइज पर एक अपना एक फैसला जरूर किया हुआ है, लेकिन उन्होंने जब वो मौका आता है तो वो एक तो पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं,
उनका ये ख्याल नहीं है उनकी जमात का कि जी कि रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दें या जिना हाउस को आग लगा दें या शोहदा की बेहरमती करें, तो वो हमेशा पुरअमन सियासी जदोजहद करते हैं, तो उनको एक दफा फिर दावत देनी चाहिए, अगर पहले नहीं ये ख्याल नहीं आया कि वो आकर काबीना का हिस्सा बने, ताकि वो भी ये जो बड़ी अहम जिम्मेदारी है मुल्क को एक मुश्किल वक्त से निकालने की। मईशत में इस्तेहकाम जरूर आया, लेकिन अभी ग्रोथ आने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है शहबाज शरीफ साहब के सामने कि नए जॉब्स और जो है पाकिस्तानियों की जो आमदनियां हैं वो कैसे बढ़ेंगी, ताकि वो इन जो अब बढ़ी हुई कीमतें अगर जब मजीद नहीं बढ़ रही, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों से वो किस तरह नबर्द आजमा हो सके। तो इस सारे चैलेंजेस में, और अब दहशत गर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज उठा है। हमने कल बड़ा अफसोसनाक वाकया जो देखा वहां अकोड़ा फटक में, दारुल उलूम हक्कानिया में। तो जब इस तरह के इश्यूज जो है उठ रहे हैं, उसमें सब जमातों को हुकूमत का हिस्सा बनकर कोशिश करनी चाहिए कि हम हुकूमत को स्टेबलाइज करें। सियासत तो 2 साल बाद 3 साल बाद भी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है, जहां आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, तो वहीं पर अगर ऑपोजिशन जमातें कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हुई, इंतजामिया की जानिब से जो NOC कैंसिल हुए, ये बड़ी अजीब सी बात है। खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कितनी बार हुक्मरानी कर चुकी है, ये सब तक मामलात क्यों आ रहे हैं? और उसमें खाकान अब्बासी साहब जो कि आप ही की जमात में रह चुके हैं, मिफ्ता इस्माइल रह चुके हैं, बहुत से लोगों को तो, एंड योर फेलो पार्लियामेंटेरियंस। नहीं, देखिए इसमें कम से कम मैं अपनी जाती राय तो दे सकता हूँ। हुकूमत ने मुझे नहीं मालूम किस बुनियाद पर यह फैसला किया कि अपोजिशन को जो है वो अपने इजलास करने के मामले में और दूसरे इश्यूज में फ्री हैंड मिलना चाहिए। वो अपोजिशन, देखिए मीडिया पे उनको फ्री हैंड है, उन्होंने जो भी, जब उनको इजाजत नहीं मिली, उन्होंने खुलकर आकर कई जो है वो तमाम चैनलों पर अपनी बात की है, बाद में भी बात कर रहे हैं, आज भी हम बात कर रहे हैं। तो उनको खुली इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि हमने जो पिछले साल अभी नवंबर में जिस किस्म की एक मुसल्ला शोरिश का, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे आर्म्ड इंसर्जेंसी का, PTI की तरफ से जो मुकाबला किया है, तो ऐसी कोई भी कोशिश जो मुल्क को, चाहे वो अपोजिशन ही है, लेकिन अगर पुरअमन सियासी जदोजहद की तरफ लेके जाती है, तो वो भी पाकिस्तान के इस्तेहकाम में मददगार साबित हो। सही है। और जो तनकीद इस वक्त हो रही है, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई, खुसूसन पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के हवाले से, जो कुछ जो तशहीरी मेरे ख्याल से मुहिम थी, उस पर बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया मुस्लिम लीग नून को। बल्कि कल मज़हर अब्बास साहब हमारे ही प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं मुस्लिम लीग नून की आदत है कि वो तशहीर पर और शाख खर्चियों पर सबसे ज़्यादा जो है वो रिलाई करती, जबकि उससे बयानिए में तब्दीली नहीं आएगी। मेरी तमाम नकादों से जिन लोगों ने तनकीद की है, एक दरख्वास्त है कि वो उस तशहीर को पढ़ें और ये कहें कि इनमें कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो घोस्ट प्रोग्राम था, जो कभी नजर नहीं आया, सिर्फ कागजों में दिखा दिया गया। आप इस पर जरूर तनकीद कर सकते हैं कि ये तशहीरी मुहिम जो है, इस पर जो खर्चा किया गया, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बारे में अब कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रॉमिस किए थे और जिसकी भी तशहीर की है, वो ऑन द ग्राउंड मौजूद है। थोड़ा या ज्यादा पंजाब के अवाम को रिलीफ मिल रहा है। असल चैलेंज ये है कि वो ये बताई दी, आप ये प्रोग्राम आपने यहाँ इश्तिहार दे दिया, वहां उसका कोई नामो निशान नहीं है। वो उस तनकीद में ज्यादा जान होगी, बजाय ये कहेंगे ये तशहीर क्यों कर रहे हैं। हुकूमतों को आज 21वीं सदी की सियासत है, बल्कि इस पर बहस असल में ये होनी चाहिए कि जो तशहीरी मुहिम है वो प्रिंट मीडिया की बजाय सोशल मीडिया पर होनी चाहिए थी, क्योंकि हाकमियत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो अब इब्लाग है, कम्युनिकेशन है, परफॉर्मेंस से ज्यादा। तो वो जो परफॉर्मेंस की जो तशहीर की जगह है वो सोशल मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया नहीं है। और जहां पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो तहरीक इंसाफ के बयानिए के अगर आप कंपैरिजन करें तो दे आर वेरी गुड इन स्प्रेडिंग देयर नैरेटिव, और आप लोगों का तो अब तक यही कहते हैं। यही चैलेंज है कि जो आज के दौर 21वीं सदी में तमाम हुकूमतों को जो चैनल है या प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है, जहां हमने ये आगे आने वाली सियासी जंगें लड़नी। लेकिन इस बात का इदराक तो खुद वजीर आला पंजाब को भी होगा, फिर ये कौन इस तरह की एडवाइसेस देता है खुर्रम दस्तगीर साहब कि नहीं, आपने अभी तक उस पुराने स्कूल ऑफ थॉट में ही रहना है? नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि जो डे टू डे कैबिनेट है उसकी तो जो फैसलों की बुनियाद हम तक नहीं पहुंचती। ये भी जो इसका बेहतर जवाब जो है वो
तर्जुमान जो हुकूमत पंजाब की हैं वो दे सकती हैं, या वजीर इत्तलात माशाल्लाह बहुत काबिल और मेहनती खातून है, वो इस पर कुछ बात कर सकते हैं। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद फोकस। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो एक तो ये नून लीग के मामलात और हुकूमत के मामलात जिन्होंने काबीना को वसअत दी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से शिकायत तो है ही, लेकिन विद इन पार्टी जो कुछ हो रहा है उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जू के तू हैं, जहां जमात इस्लामी ने भी और JUI ने भी ये वाजे कर दिया है कि फ़िलहाल वो किसी भी अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके जो सारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से कायल करेगी ये अब उनकी सियासत ही बता सकेगी कि यानी किस हद तक वो सियासी तौर पर तनहा हुए बगैर तमाम अपोजिशन को मुत्तहद करने में कामयाब होते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। पहले शेर अफजल मरवत साहब को निकाला गया और उसके बाद के उनके तमाम तर बयानात सामने आए। इसी तरह से फवाद चौधरी साहब ने बहुत सारी बातें कही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, लेकिन बहरहाल अब ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इंटरनल लिस्ट तैयार की जा रही हैं। आलिया हमजा साहिबा का भी यही कहना था और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये बताया जाएगा यानी तमाम तर रिपोर्ट इमरान खान को पेश की जाएगी कि कौन कब किस एहतजाज में मौजूद था, कितने बंदे लेकर आया था, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इस सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तैमूर, इससे पहले कि इन लिस्टों की तरफ मैं आऊँ जिनका कि मैंने जिक्र किया, ये तो मुझे पहले बताइएगा कि खबर तो ये थी, बल्कि शायद इमरान खान साहब ये चाहते भी थे कि आप और कामरान बंगश साहब को खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में शामिल किया जाए, लेकिन फिर ये समझ में आया कि नहीं किया गया और इस पर कई सवालात भी उठे। इसकी असल वजह क्या है? किस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने मना लिया है इमरान खान साहब को कि आप दोनों को शामिल ना किया जाए? मेरे ख्याल में इस पे डिस्कशन ना दिया जरूरी नहीं है। जो बड़ा मकसद है उस पे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामलात हैं। हम सिर्फ आपसे जानना चाह रहे हैं कि इज देयर अ पर्सनल ग्रज, बिकॉज हमें तो ये बताया गया ना कि जो इमरान खान साहब कहते हैं पार्टी लबैक कहती है। अच्छा चले, फिर मुझे 2-3 मिनट प्लीज दे दे, क्योंकि मैं तब भी जो है वो कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा कि मेरे ख्याल में यही डिस्ट्रैक्शंस जो है वो हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और जो बड़ा मकसद है उनसे जो है वो हमारा फोकस हटा देती है। सबसे पहली चीज ये कि मेरे लिए पहले दिन से मिनिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं रही। मेरे से एक इलेक्शन छीना गया। मुझे फख्र है कि शायद कुछ असूल पे मैं खड़ा हूँगा इसलिए वो इलेक्शन छीना गया, लेकिन मेरा पहला फोकस वो इलेक्शन था। दूसरी बात यह कि साल बाद खान साहब ने याद किया, मुझे याद किया, कामरान बंगश को याद किया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और कॉलीग है। इस बात पे भी फख्र है क्योंकि किसी को हमने ना कहा ना कोई कोशिश की। ये एजाज एक मिनिस्ट्री से बहुत बड़ा एजाज है। हालांकि 5 हफ्ते जो है वो खान साहब बुला रहे हैं, 5 हफ्ते में एक बार भी जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं हुई। तीसरी चीज ऑनेस्टली देखिए, जो कैबिनेट है वो वैसे ही चीफ मिनिस्टर का इख्तियार होना चाहिए। तो वो जाने, इमरान खान जाने, ये कोई सीक्रेट नहीं है कि उनसे इलेक्शन के बाद मेरी ज्यादा बात नहीं हुई। कभी कभी ऐसी बातें जो है वो सुनने में आती हैं कि जी, और ये मैं सिर्फ अपनी पर्सनल क्लैरिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ, कभी कभी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि इस पे करप्शन के इल्जामात हैं, या उस वक्त भी चलता था जब मिनिस्ट्री में। उस पे मैं 2-3 बातें जरूर कहूंगा। मैं मैकिन्सी का पार्टनर था, फर्स्ट ईयर पार्टनर। तकरीबन जो है वो मेरी लास्ट ईयर की इनकम $6 लाख थी। आज के हिसाब से आप जो है वो लगा लें कि वो क्या बनती है, $50,000 महीने के। अभी 7-8 साल हो गए, इसको आप 6 से 8 गुना बढ़ा दें। फिलहाल जो है वो मैं बाहर बैठ के भी जो है वो फुल टाइम सियासत के साथ साइड पे कुछ कंसल्टिंग कर रहा हूँ। मुझे काबीना में आके जो है वो
नुकसान ही है। अभी भी मैं दोहा में बैठा हूँ और एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है अफ्रीका में हेल्थ केयर पे, उस पे मुझे कहा गया है कि प्रेजेंट करें। एक मुझे नादिया आपने टाइम दिया, मैं यही कहूंगा कि देखिए करप्शन के इल्जामात लगाना आसान है, मेरे रिटर्न्स, मेरे बैंक अकाउंट्स, मेरे जो एक्सपेंसेस सब रिकॉर्ड पे जिसको देखने हैं, आपने देखने हैं, किसी और चैनल ने देखने हैं, मेरे किसी कॉलीग ने देखने हैं, मेरे किसी मुखालिफ ने देखने हैं, क्या मेरी जिंदगी जो है वो मेरे इनकम से जो है वो कमेंसरेट नहीं है। जो देखना है देखिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगेन प्रिंसिपल से मैं नहीं हटूंगा। और इस पे लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि मुझे इस बात पे फख्र है, और ये जो इल्जाम है ये मज़ाहिया इसलिए कि 2 बार जब हम हाइडिंग में थे, एक बार नैब का नोटिस आया और इसीलिए आया कि लोग प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, और उसकी बुनियाद पे उनको जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दिया गया। और एक बार जो है वो एंटी करप्शन का आया। और बेल ना होने के बावजूद, अपने वकील की हिदायत के बावजूद मैं नैब भी गया, मैं एंटी करप्शन भी गया, और फिर ऑफ द रिकॉर्ड दोनों इदारों के जो नुमाइंदे थे उन्होंने मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड फिर माजरत भी मांगी। चले और इंशाल्लाह बाकी मिनिस्ट्री वगैरह आती जाती है। जो सबसे जरूरी चीज है वो दोबारा से ये है कि जो इमरान खान का मकसद है, जिसके लिए वो सफर कर रहे हैं, कि उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना। लेकिन मुझे ठीक है, बिल्कुल आपने ये सब चीजें तो जिक्र की, लेकिन आप ये हो सकता है कुछ अरसे में बताएं कि क्या वजह थी जो आप कहते हैं कि आपको भी हरवाया गया। और आज शेर अफजल मरवत साहब ने भी किसी जगह पे ऑन रिकॉर्ड किसी को इंटरव्यू देते हुए शायद ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म 47 वाले हैं जो हम आपको दिखा देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आप कह रहे थे ना कि हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त देखना चाहिए, यू नो द बिगर पिक्चर, लेकिन ये जो मामलात अब सामने, और आप ही के वो कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, जब सामने आएंगे तो फिर बहुत चीजें मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए खराब भी होंगी। सो दिस हैपेंड इन इलेक्शन। इस पे को कमेंट करूं जी? जी जी बिल्कुल। देखिए मैं ये जिस टाइप की रेवलेशंस मरवत साहब करते हैं, आई एम सॉरी बट आई डिसएग्री विद दैट। देखिए हाँ, फॉर्म 47 के मैंने इत्तेफाकन उनका वो इंटरव्यू कुछ मिनट पहले सुना। अच्छा। उन्होंने कहा कि कुछ ऑपोजिशन बेंचेस पे फॉर्म 47 वाले, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, नूर आलम खान साहब, उनका वोट जो है वो 38,000 से 138 पे इंक्रीज किया गया, लेकिन वो पीटीआई के तो नहीं है ना। हाँ, एक चीज है डिसिप्लिन के तहत बात ना करना, लेकिन देखिए अगर कोई जो है बाकी पार्टी का वफादार है, उसके अगेंस्ट सही या गलत एक्शन लिया गया, उसके एक्शन से आप देख लें कि वो जो है वो क्या कर रहा है। ओके तैमूर साहब, तो फिर ये जो इंटरनल लिस्ट बनाने का मामला है, ये क्या मतलब हो रहा है इस वक्त? एवरीवन वांट्स टू गो एंड टेल इमरान खान साहब कि क्या मतलब किस तरह की ये इंटरनल रिपोर्ट हेल्प करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए ये ठीक भी है, और ये कभी जो है वो डेफिनेटिवली कोई चीज सॉल्व भी नहीं करता। जो एक चीज नादिया हम अभी यहाँ पे टीम्स को पढ़ा रहे हैं जो अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं कि हाई परफॉर्मिंग टीम्स कैसे होती है। हाई परफॉर्मिंग टीम्स जो है वो कभी सिर्फ एक दूसरे पे उंगलियां नहीं उठाती, वो आगे जाने का रास्ता खुद ही निकालती है। खान साहब जेल में, खान साहब को एक्सेस इन्होंने बंद की हुई है, हमें ही कोई तरीका निकालना है। ये लिस्टें विस्टें जो है वो खान साहब को दे भी दी जाएंगी। मेरे ख्याल में एज ए लीडरशिप ग्रुप ये हमारी सक्सेस या फेलियर है कि हम इससे जो है वो आगे जाए। क्योंकि हर लिस्ट पे कोई इत्तेफाक करेगा, कोई इत्तेफाक नहीं करेगा, ये हम अपने लिए डिस्ट्रैक्शंस जो है वो खो रहे हैं, मेरे जाती ख्याल। ओके तो तैमूर देन टेल मी, आपने कहा ना रास्ता हमें खुद निकालना पड़ेगा, तो इस वक्त कोशिश तो आप लोगों ने की ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाने की, लेकिन उसमें जो बड़ी जमातें हैं वो अभी आने को तैयार नहीं हैं। सो ये फिर तहरीक इंसाफ का फेलियर होगा अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना कर सके, क्योंकि जेयूआई ने साफ कहा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वापस हम तक नहीं आई है। मेरे ख्याल में नादिया 3 टाइप्स की पार्टीज, बल्कि 4 टाइप्स की पार्टीज हैं।
एक तो वो जिन्होंने फैसला कर दिया कि वो हुकूमत के साथ है, वो अपने जो भी उनके बयानिए थे जमहूरियत के हक में, वो उससे हजारों मील दूर चल के उन्होंने इस आमराना निज़ाम का हिस्सा बनना है। मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, एक दो जमातें और हैं, उनको एक साइड पे करते हैं। दूसरी वो छोटी जमातें हैं, छोटी जमात तो कोई भी नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्टोरल अपील, जिनका एक फोकस्ड जिनकी अपील है, वो उनमें काफी सारी जमातें जो हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं। उसमें कुछ नेशनलिस्ट जमातें हैं, कुछ जो है वो ज्यादा जो है वो उनको आप फेडरल जमातें जो है वो कह दें। जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये एक नई जमात है। शाहिद खाकान अब्बासी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी जमात नहीं, वो भी जो है वो साथ आ जाएंगे। जो तीसरी जो एक कैटेगरी है वो यही है कि जो ज्यादा बड़ी ज्यादा हिस्टोरिक जमातें, आपने JUIF और JI का जिक्र किया, दोनों बेशक है, वो इस अलायंस में आएंगी, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली आएंगी। कुछ लचक हमें दिखानी पड़ेगी, कुछ उनको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर ना आई, 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे, अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चौथा ग्रुप भी है जो हमारी अंदर बात चल रही है, और वो जमातें हैं जो आईन के दायरे के अंदर तो हैं, लेकिन जिनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। मैं मारंग बलोच की बात कर रहा हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी जमातों की बात कर रहा हूं जो पसंदीदा लिस्ट पे नहीं है। लेकिन देखिए, शायद उनके साथ जो एंगेजमेंट है वो उतनी जरूरी हो जितनी बाकी जमातों के साथ, और वो इसलिए कि पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि जिन लोगों की कुछ गिले हैं रियासत से, लेकिन जिन्होंने रियासती ढांचा छोड़ा नहीं है, कि उनको हम मजीद दूर धक्का दें। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो एहसास हमें अब है जो हमारे साथ हो रहा है कि लोगों को एलियनेट कैसे किया जाता है स्टेट से, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना है ना। तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं, हर पाकिस्तानी को उम्मीद करनी चाहिए कि ये सारे मिले, ताकि एक निजाम एक बार पाकिस्तान में आए जो एक्चुअली जो आईन पे लिखा हो और जो आम आदमी देख सकता हो, वो दोनों एक ही चीज हो। तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, और यही इमरान खान की स्ट्रगल है। तैमूर, यहां पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। आप लोगों के मुज़ाकरात जिस तरह के भी हुए और जिस किस्म की चीज़ें आप लोग करना चाहते हैं, या जो बातें अब तमाम ऑपोजिशन कर रही है कि एक नए चार्टर की ज़रूरत है और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इंतहाई ज़रूरी हैं, क्योंकि अब तक के तमाम तर जो भी आप लोगों के एक्शंस रहे हैं, ये बड़े वाज़े तौर पर पैगाम आप लोगों को दे दिया गया है, जो नज़र आता है कि अभी आपकी कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं। अब इस स्पेस को कैसे आपने हासिल करना है, उसमें हुकूमत के बगैर आपको लगता है ये कर सकेंगे आप? PMLN के मैनिफेस्टो में, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में भी लिखा था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। राइट। हमारी मैनिफेस्टो में भी था। क्या ये पार्टीज अफोर्ड कर सकती है सिर्फ सच बोलना? क्या पाकिस्तान में सियासी निजाम में कोई भी फिलहाल अफोर्ड कर सकता है जो हरकतें जो वो कर रहे हैं, कि वाकई जो है वो आगे जाने का जो है वो अकाउंटेबिलिटी के बजाय एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का प्रोसेस हो? आज के सबूत पे तो ये हो नहीं सकता, और यही वो चीज है जो हुकूमत के साथ फिलहाल मुज़ाकरात को बेमानी करार देते। नादिया, 26 नवंबर को गोलियां चली ना चली ये तो छोड़े, हुकूमत तो ये मानने के लिए नहीं तैयार कि ये जो मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान आचकजई ने ये एक छोटा सा कॉन्फ्रेंस अनाउंस किया था कि उसके लिए जो है वो रुकावटें वो डाल रहे थे। अगर वो इतना सच नहीं बोल सकते, वो हमारे साथ क्या मानीखेज मुज़ाकरात करेंगे? आप ही बता दें। सही। परवेज खटक साहब की जो एंट्री हुई है अब काबीना में, शहबाज शरीफ साहब ने काबीना को एक्सटेंड कर दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर किसी को सबूत चाहिए था कि हुकूमत और हुकूमती कंस्टिट्यूएंट्स ना कोई 9 मई को सीरियसली लेते हैं, ना कोई जो है वो उनके जो बयानिए हैं इमरान खान के खिलाफ उनको सीरियसली लेते हैं, और ना कि उनकी जमहूरियत के साथ कोई हजारों नहीं लाखों मील तक कोई ताल्लुक है,
तो उसका सबूत परवेज खटक का पार्टी में एंट्री है। इस पे अगर इजाजत दें एक दो बातें कहूं, और आई होप कि खटक साहब माइंड ना करें, क्योंकि जाती तौर पे उनके साथ खानदान का ताल्लुक जो है वो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है कि इस टाइप की सियासत से हम जो है वो अलविदा, जाती तौर पे भी और कलेक्टिवली भी दें। खटक साहब 30 साल इक्तिदार में रह चुके हैं। आखिरी जो 10 साल थे उनके, वो 10 साल पीटीआई में चीफ मिनिस्टरशिप, इंटीरियर मिनिस्टरशिप, इससे ज्यादा मकाम किसी का जो है वो क्या होगा। एट सम पॉइंट जो हमारे रिवायती सियासतदान हैं, दे शुड नो व्हेन टू लेट गो। और जब ये नहीं होगा तो आप एक्चुअली देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का ये हाल क्यों है। और नादिया, पता है इससे मुझे क्या याद आ गया, लास्ट चीज, जब मुशर्रफ साहब आए थे ना, और उन्होंने 99 में कू किया था, और एक्चुअली पाकिस्तान में एक खुशहाली की लहर गई थी, क्योंकि नवाज शरीफ बड़ी अनपॉपुलर थे, और एंटी नवाज शरीफ होने के बावजूद एज अ स्टूडेंट मैं अपने कॉलीग्स को कहता था ये अच्छा नहीं हुआ। 2 साल 3 साल में वो जो सारे सियासतदान थे जिनका परवेज मुशर्रफ ने सफाया करना था, वो 2002 इलेक्शन के बाद उनके कैबिनेट में आ गए। तो उसके बाद जो है वो आप यही देख सकते हैं कि सिस्टम को तोड़ के क्या सियासी रिफॉर्म हो सकता है। दूसरी मिसाल वही मुशर्रफ साहब के दौर की देख लें, कि हमें से बहुत से लोगों को याद होगा 2002 और 7 के दरमियान में भी मईशत के लिहाज से बड़े अच्छे रिफॉर्म्स हुए। शौकत अजीज एक काबिल वजीर खजाना और वजीर आजम नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन उनके पास लेजिटिमेसी नहीं थी। उस निजाम के पास लेजिटिमेसी नहीं थी। और जब वो निजाम खत्म हुआ तो बता दें कि फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पे जो काम हुआ था वो सस्टेन कर गया, या आज उससे हम बहुत पीछे से जो है वो दोबारा वो काम कर रहे हैं। अलबत्ता एक ऐसे ही जो है वो इलेजिटिमेट निजाम में तो इसका भी वही हाल होगा। काश कि कोई ये देख सकता कि ये जो दायरों का सफर है, इससे पाकिस्तान को निकलने का वाहिद जो रास्ता है वो पाकिस्तान की आईन के नीचे तमाम इदारे हो, और कोई नहीं। तो ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन आपने कही ना कि होनी चाहिए, और तमाम जमातों के मंशूर में ये था, तो आई विश कभी ये हो, लेकिन प्रोवाइडेड कि फिर इमरान खान साहब भी उस ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में उसी तरह हिस्सा लें, क्योंकि अभी आप लोग जमहूरी बातें कर रहे हैं, और ये होता है हर जमात करती है जब वो अपोजिशन का हिस्सा बनती है, या जब वो फेस करती है, जब सिस्टम उसे कबूल नहीं कर रहा होता और उगल के फेंक रहा होता है। लेकिन जी जी जी, लास्ट सेंटेंस फ्रॉम यू तैमूर, कि ये देखना होगा कि विल यू कंटिन्यू बीइंग सो डेमोक्रेटिक और नॉट। आई होप वी विल। खान साहब अपनी गलतियां बहुत सी मान चुके, जेल में मान चुके। आप कंपैरिजन कर दें, नवाज शरीफ क्या आज तक माने कि उन्होंने ज़ियाउल हक के दौर में क्या किरदार अदा किया था? भुट्टो खानदान कभी जो है वो अपने माजी की करप्शन, या जो उनका रोल था जुडिशल मूवमेंट के खिलाफ, या जो भुट्टो साहब की अपनी हुकूमत थी उसकी जो आमरियाना टेंडेंसीज थी, या उनका जो माजी अयूब खान या इस्कंदर मिर्जा के साथ था, क्या वो माने? हाँ, आई होप, और आप हमें अकाउंटेबल ठहराएं अगर हम मुस्तकबिल में ये फर्क खुद ना दिखा सके। हमारी पार्टी में खुद जब केपी में कोई गलत स्टेप होता है, पीका का एक्ट जो है वो एक जर्नलिस्ट को लगा, जो पीटीएम के खिलाफ कार्रवाई हुई, हमने खुद तनकीद की। सो हम अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जितना इमरान खान माने, आई एम सॉरी, लेकिन ये रिवायती लीडर एक भी नहीं माना, और वही जो है वो फर्क आपको दिखाता। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स मसूद खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मसूद खान साहब, अभी हमने देखा कि दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से ये बयान आया था कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीकी जो असलहा वो छोड़ कर गए हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया ये भी, यानी अमेरिका का भी एक कंसर्न है दहशतगर्दी, पूरी दुनिया का कंसर्न हमेशा से वो कहते आए हैं, फिर क्या वजह है कि उनकी इस वक्त जो नज़र है वो ना ही अफगानिस्तान है और ना ही पाकिस्तान?
मैं जब 2023 में और 2024 में वहाँ अमेरिका में सफ़ीर रहा तो ये मसला हमने बारहा उठाया कि अमेरिकी अफवाज जब अफ़गानिस्तान से निकली हैं अगस्त 2021, तो उसके बाद वो $7.5 अरब का असला छोड़ के पीछे गए हैं। और ये असला जो है इसमें भारी असला भी है और जो है स्मॉल आर्म्स भी है। और इसका जो फिर ये हुआ कि जब ये असला वो छोड़ के गए तो ये ब्लैक मार्केट में चला गया, ब्लैक मार्केट से फिर जो है दहशतगर्दों के हाथ में चला गया है। इंतहाई सोफिस्टिकेटेड ये असला है और इसे दहशतगर्द जो है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। आईसिस भी इसे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले होते हैं उनमें इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकियों के साथ ये मसला उस वक्त हमने सरकारी सतह पे भी उठाया था और गैर सरकारी सतह पे। गैर सरकारी सतह से मेरी मुराद ये है कि हम जो थिंक टैंक्स थे या जो भी फोरम्स होते थे उसमें खुलकर हम गुफ्तगू करते थे। लेकिन अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी जो सूरत हाल है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने सवाल पूछा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने के बाद और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, अभी सूरत हाल ये है कि वो या तो अपने मुल्क की सियासत में फंसे हुए हैं या फिर जो है शुमाली अमेरिका की सियासत जो है या उस अमेरिका के, और या अपने हलीफों के साथ उनके झगड़े चल रहे हैं। और चीन के ऊपर भी उन्होंने कम तवज्जो दी है, अगरचे उन्होंने तवज्जो दी है यूक्रेन को। इस वजह से पाकिस्तान के सिलसिले में या अफगानिस्तान के सिलसिले में उनकी पॉलिसी के सदोखाल वाजे नहीं हुए। लेकिन ये अहम मसला है और मेरा ख्याल है कि दफ्तर ख़ारजा ने इसे बजा तौर पर उठाया। अच्छा, तो जो आपने कहा कि अभी फिलहाल फोकस नहीं है पाकिस्तान, आपको याद होगा कि इसी इनखला के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था जो बाइडेन के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए कि वो सही तौर पर नहीं था जिस तरह से इनखला किया गया, इट कुड हैव बीन मच बेटर। सो मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहती हूँ कि एक तरफ फ़लस्तीन के मामलात हैं, यानी मशरिक़ वस्ता के भी मामलात हैं, ज़ाहिर है फ़लस्तीन उससे सब कुछ रिलेटेड है, और एक तरफ दहशत गर्दी भी इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फिलहाल आप समझते हैं कि अमेरिका का फोकस सिर्फ मशरिक़ वस्ता है एंड यूक्रेन एंड नॉट दिस रीजन? बदकिस्मती यह है कि अमेरिका की पॉलिसियों में तसलसल नहीं होता। एक इंतज़ामिया आती है, वो कुछ तर्ज अमल इख्तियार करती है और उसके जाने के बाद जो है पॉलिसियाँ तब्दील हो जाती हैं। अब ये जब मैं 2001-2002 में भी मैं वाशिंगटन में था, तो उस वक्त अमरीकियों ने बार बार जो है हमारी सरकारी मुलाकातों में और उसके अलावा जो है पब्लिकली हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जैसे वो सन 1980 की दिहाई के बाद यहाँ से चले गए थे और खित्ते के ऊपर तवज्जो नहीं दी थी, वो उस किस्म की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन जब वो 2021 में गए हैं तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। अगरचे वो इंसानी इमदाद या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को देते रहे, लेकिन जो संगीन तरीन मसला है दहशत गर्दी का, उसके ऊपर उन्होंने कोई मुनासिब तवज्जो नहीं दी। अगरचे उनका और पाकिस्तान का, अमेरिका का और पाकिस्तान का दहशत गर्दी के बारे में मुकालमा हुआ है, कुछ फैसले हुए हैं, लेकिन जो अमेरिका असला के छोड़ने से जो हमारे लिए मसाइल पैदा हुए हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है और इसका निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस बन रहे हैं। इसके सिलसिले में अमेरिका ने भरपूर तवज्जो नहीं दी, बल्कि मैं समझता हूँ कि उस किस्म की तवज्जो जिसे क्रिटिकल अटेंशन कह सकते हैं वो उन्होंने नहीं दी। सदर ट्रंप का आपने जिक्र किया, तो जब 2021 में उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था बाइडेन इंतजामिया के ऊपर कि $80 बिलियन का ये असला यहाँ छोड़ के गए हैं, लेकिन हमने बाद में तहकीक की थी और उसके बाद अमरीकी हुक्काम से पूछा था तो वो मानते हैं कि $7.5 बिलियन का वो असला यहाँ छोड़ के गए हैं, असला और बारूद। और ये कोई छोटी मकदार नहीं है। यानी आप ये देखिए कि $7.5 बिलियन का जो है उससे बहुत तबाही हो सकती है खित्ते में, और अमेरिका के लिए तो ये जंग एक एतबार से ख़त्म हो गई है, हमारे लिए तो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो यहाँ शहादतें जारी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और $7.5 अरब जब आप कह रहे हैं तो हमने IMF से कर्जा ही तकरीबन $8 अरब के करीब मांगा था लास्ट टाइम,
और फिर वो जितना अप्रूव हुआ और इतने का असलहा जो कि ऑलरेडी मौजूद है। मसूद खान साहब, आप भी ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से यूक्रेनी सदर की मुलाकात हुई है सदर ट्रंप से, और वो फर्स्ट टाइम ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं ये चाहता था कि ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है या ये जो मीटअप है ये सामने आए, और वहाँ पर यूएस मीडिया भी बैठा था। हाउ डू यू लुक एट दिस? इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है। इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि सदर ट्रंप को निशाना तनकीद बनाया गया है और कहा गया है कि ये गुफ्तगू जो थी और जिस तरीके से पेश की गई ये सफारती आदाब के खिलाफ थी। किसी हद तक इसमें सदाकत है और इस किस्म के जो आम तौर पे प्रेसिडेंट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन जो सदर ज़ेलेंस्की भी म्यूनिख हो या अपने कीव में हूँ या वैसे जहाँ भी उन्होंने बयानात दिए हैं, उनका लबो लहजा भी बहुत तुर्श था, अमेरिका के सिलसिले में रहा है और वो अमेरिका को ललकारते रहे हैं और यूरोप को मुजतमई करने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका के खिलाफ, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। तो जब मुकालमा हुआ दोनों सदूर का, तो उसमें तलखी आई, उसमें जो इनका जो है नोक झोंक हुई और उसके अलावा जो है इन्होंने एक दूसरे की तददीद करने की कोशिश की। इसमें जो एक बहुत ही अहम नुक्ता है वो ये है कि लोगों ने सदर ट्रंप का नुक्ता नज़र नहीं देखा, उसका एक तनासुर में देखना चाहिए। वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो जंग शुरू हुई है 2021 में, अगरचे हमारे यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन ये जंग शुरू नहीं होनी चाहिए। सदर बाइडेन ने ये कहा था 2021 में कि हम फॉरएवर ना ख़त्म होने वाली जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, और उनका इशारा था इराक की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद, अगस्त 2021 में निकलने के बाद चंद ही महीनों में उन्होंने जो है इस जंग में शिरकत की, बराह रास्त और बिलवास्ता तौर पर, और उसको सदर ट्रंप जो उस जंग को ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये इससे अगर जंग ख़त्म हो जाती है, खैर मैं उसकी उनके ऊपर नहीं कि किन शराइत पे ख़त्म होगी, उसमें सदर ज़ेलेंस्की का एक नुक्ता नज़र ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मसूद खान साहब फॉर बीइंग विद अस। इसी के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।